મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 8 विषय हिंदी विषयांक पत्र एवं डायरी जो अधूरा पाठ है उसे पूर्ण करेंगे। पहले हमने देखा कि पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र के प्रकार देखे, पत्र जिसे हम संबोधन करके लिखते हैं उनका हमारा जो अभिवादन संबंध है, वो जो शब्द है वो हमने जाना। फिर समाप्ति पर हम क्या लिखेंगे वो भी हमने सीखा। अब पहला पत्र जो है निमंत्रण पत्र, वो भी हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। दूसरा पत्र बधाई पत्र, वो भी हमने समझ लिया। तीसरा आश्वासन पत्र, वो भी हमने समझ लिया। और ये चौथा जो पत्र है वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आप लोगों ने, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, अब आता है पांचवा पत्र प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में क्या करना है आपको? छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपको पता ही है कि सबसे पहले हम अपना पता लिखेंगे। फिर मैंने आपको सिखाया था कि प्रधानाध्यापक को संबोधन आप कैसे करेंगे, अभिवादन कैसे करेंगे? तो आपको लिखना है सेवा में। ठीक है, फिर श्री आचार्य महोदय, डीएन सार्वजनिक विद्यालय, यहाँ पर आप अपने स्कूल का भी नाम लिख सकते हो, भावनगर। फिर क्या लिखेंगे? संबोधन क्या करेंगे? आदरणीय गुरुदेव। आदरणीय गुरुदेव, निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं तारीख 24 से 28 तक 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8A। ठीक है, क्या कर रहा है? सबसे पहले तो आपको अपना नाम, पता जो कहते हैं वो लिखना है। फिर तारीख आपको दर्शानी है। फिर सेवा में आचार्य महोदय को संबोधन करना है, अपने स्कूल का नाम लिखना है और आदरणीय गुरुदेव से कहकर शुरुआत करनी है। आपको छुट्टी किस लिए चाहिए ये आपको बताना है। यहाँ पर शादी का माहौल बताया है, अपनी बड़ी बहन की शादी है और एक लौता भाई है, ये कारण बताया है। आप कोई और कारण भी बता सकते हो। इस पत्र, ये प्रार्थना पत्र है, इससे आप अपने गुरुदेव को विनती कर रहे हो। आपको छुट्टी चाहिए तो इस प्रार्थना पत्र के साथ अपने पिता का पत्र भी होना चाहिए, यानी आपके पिताजी को भी पत्र लिखना है उसके साथ, और उसका उल्लेख आपको अपने पत्र में करना है कि इस प्रार्थना पत्र के साथ पिताजी का पत्र भी शामिल है। तो आशा करता हूँ कि आप मुझे यह अवकाश यानी छुट्टी प्रदान करने की कृपा करेंगे। फिर क्या लिखना है? आपका आज्ञाकारी छात्र। आपको यहाँ पर क्या लिखना है? छात्र, क्योंकि आप अपने गुरुजी को यह पत्र लिख रहे हैं तो आपको यहाँ लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक है, अब कार्यालयीय पत्र
हमने देखा प्रार्थना पत्र। अब देखेंगे कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र में हमें किसी स्वास्थ्य अधिकारी को यह पत्र लिखना है। मान लो कि आपके घर के पास गंदगी फैली हुई है, तो आपको शिकायत करनी है अपने मोहल्ले की गंदगी के बारे में। तो आप स्वास्थ्य अधिकारी को कैसे पत्र लिखेंगे, ये हम सीखेंगे आज। दिनांक 20 मई 2011। सेवा में क्या लिखना है हमें? सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। क्या लिखना है? स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। आप अपने शहर के का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। मान्यवर, उसे क्या संबोधन करेंगे हम? मान्यवर। सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान में सांप जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहां से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आपको स्वास्थ्य अधिकारी को बताना है कि आपके मोहल्ले में कूड़ा उठाने वाले जो है वह नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ है, कूड़ादान जो है वह पूरा भर गया है, उनमें से कूड़ा बाहर आ रहा है। और आजकल कहते हैं कि शादी का मौसम बहुत है, तो उसके कारण उसमें सब जूठन डाल जाते हैं और उसी के कारण बहुत बदबू आ रही है। मोहल्ले का हाल ऐसा हो गया है कि वहां से यदि कोई गुजरता है तो बहुत बदबू आती है। यदि ऐसा ही हाल और कुछ दिन रहा तो क्या होगा? पूरे मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाएगी। ऐसा आपको उन्हें बताना है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। क्या लिखना है? उनको बताना है कि मैं आशा करता हूँ कि आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। उसे यानी किसे? उस कूड़े को आप हटवाने की व्यवस्था करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। आपका विनम्र सेवक। क्या लिखना है? अंत में आपका विनम्र सेवक। यहाँ पर आप आपका पुत्र या आपका आज्ञाकारी छात्र ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और ये जो अधिकारी है वो हमारे लिए काम करते हैं, तो उसे हमें क्या लिखना है? आपका विनम्र सेवक। सुरेश भाई एम परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। अब आखिरी पत्र जो है व्यावसायिक पत्र। कौन सा पत्र है? व्यावसायिक पत्र। मान लो कि आपको आपके लाइब्रेरी में, घर की लाइब्रेरी हो, आपने अच्छी तरह से घर की लाइब्रेरी बनाई हो और कुछ पुस्तकें आपको मंगवानी हो, तो आप ये पुस्तक कैसे मंगवाएंगे, इसका उदाहरण हम इस पत्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, कि आपको किस प्रकार पुस्तकें मंगवानी है पुस्तक विक्रेता के पास से। ठीक है, पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखिए।
तो दिनांक 10 जुलाई 2011 सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय सुभाष रोड वलसाड। यहाँ पर क्या करना है कि आप जिस पुस्तकालय से पुस्तक मंगवा रहे हो, भेजने के लिए कह रहे हो, उस पुस्तकालय का आपको नाम लिखना है। फिर लिखना है महोदय, उसका संबोधन करना है। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। आपको बताना है कि डाक से किस प्रकार आपको पुस्तकें भेजें, ये आपको उन्हें बताना है कि आपको किन किन पुस्तकों की आवश्यकता है और आप उन्हें डाक के माध्यम से भेजने की कृपा करें, ये आपको उसे बताना है। अब आपको कौन कौन सी पुस्तक चाहिए, ये आपको उन्हें बताना है। तो जो भी पुस्तक आप चाहें उस पुस्तक का उल्लेख और सामने उसके लेखक या कवि का नाम लिखना है। नन्हा कोश श्री रतिलाल नायक, नालंदा विशाल शब्दसागर श्री नवल जी, बृहत हिंदी शब्दकोश डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपर्युक्त पुस्तकें उचित कमीशन काट कर शीघ्र ही VPP यानी वैल्यू पेबल पोस्ट VPP से भेजे। भवदीय प्रीतिशा शांति भवन MG रोड राजकोट। क्या लिखना है आपको, उसे लिखना है। आपने जो जो पुस्तकें मंगवाई है उसके नाम का, उसके लेखक का उल्लेख करने के बाद आपको उसे कहना है कि उचित कमीशन काट कर शीघ्र यानी जल्दी VPP से भेजे और अंत में लिखना है भवदीय आपको अपना नाम लिखना है प्रीतिशा, फिर आपको अपना पता लिखना है शांति भवन MG रोड राजकोट। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब हम देखेंगे डायरी लेखन। डायरी लेखन कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। डायरी लेखन कैसे करते हैं ये अब हम समझेंगे। पहले तो हम देखें कि डायरी शब्द जो है वह अंग्रेजी भाषा का है। कौन सी भाषा का? अंग्रेजी भाषा का है। और डायरी के लिए हिंदी भाषा में दैनंदिनी या दैनिकी, कौन सा शब्द है हिंदी भाषा में? दैनंदिनी या दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब डायरी लेखन की विशेषताएं देखें तो, यानी कि डायरी लेखन करते समय हमें कौन कौन सी बातें जो है वह ध्यान रखनी चाहिए और कैसे डायरी लेखन करना चाहिए ये हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें तो डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। मानो जैसे आप कोई प्रसंग लिखना चाहते हो तो जो घटना आप लिखना चाहते हो वह शुरू से आपको अंत तक लिखनी है। अंत से शुरुआत नहीं करनी है, शुरुआत से शुरुआत करनी है। मान लो कि आप पहले शुरुआत करो, फिर बीच का काट दो और अंत ले लो, फिर अंत के बाद बीच का लिखो। ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरी लेखन में क्या है कि क्रमबद्धता होनी जरूरी है। आप क्रमबद्धता से ही लिख सकते हो। फिर ये हो गया। अब इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। डायरी लिखने के लिए दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो भी प्रसंग या घटना हम लिख रहे हैं उसका विवरण कर रहे हैं वह संक्षिप्त
यानी छोटा, सारगर्भित यानी उसका अर्थ और वास्तविक होना चाहिए। यानी कि आप कोई भी घटना लिख दो बिना किसी सार के अर्थ के, तो ऐसा नहीं। और छोटी भी होनी चाहिए, उसका कुछ मतलब भी होना चाहिए, और घटना हमारे जीवन में घटी हुई चाहिए, यानी कि वास्तविक होनी चाहिए। कल्पना से उत्पन्न हुई वो चलेगा नहीं। क्या होना चाहिए? वास्तविकता होनी चाहिए उसमें। फिर डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। यानी कि डायरी में जो भी घटना या प्रसंग हम लिख रहे हैं वो कहाँ घटा है, यानी कि वो घटना कहाँ बनी है, उस स्थान का हमें उल्लेख करना है। फिर कब बनी है उसकी तिथि लिखनी है, ठीक है, बताना है, दिनांक लिखना है कि इस समय यह घटना घटी थी, कहाँ पर, वेरावल में यह घटना घटी थी, ऐसा हमें उल्लेख करना है। फिर घटना या तथ्य का, जो घटना है उसका सत्य स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है, यानी कि उस घटना की सच्चाई हमें लिखनी है। फिर डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। यानी कि डायरी जब हम लिखते हैं तो हमें किसी की आलोचना नहीं करनी है, किसी की टीका टिप्पणी, किसी को बुरा भला नहीं कहना है, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, झूठ कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। जो भी घटना घटी है उसे सही मायने में, सही विस्तार में हमें लिखना है, और काल्पनिक तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने यहाँ पर बताया, वास्तविक होनी चाहिए, हमारी कल्पना से उत्पन्न होनी चाहिए नहीं। फिर चित्रात्मक भी ना हो, कोई चित्र के माध्यम से, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। और अनावश्यक विस्तार, यानी जो आवश्यक नहीं है उस बातों से हमें बचना चाहिए, उस बातों का उल्लेख हमें डायरी में करना नहीं है। यानी डायरी लेखन के लिए हमें ये विशेषताओं को ध्यान में रखना है। अब देखिए हम डायरी लेखन के लाभ क्या है। पहले क्या देखा, डायरी लिखने के लिए जो आवश्यक रूल्स यानी नियम है ये हमने देखे। अब हमें क्या देखना है कि डायरी लिखने के लाभ, यानी डायरी लिखने से हमें क्या फायदा होता है वह देखना है। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। मान लो कई साल हो गए, आप या हमें डायरी हमें पहले से लिखते हैं और कई साल बीत गए, जिस जगह से हम गुजरे थे उस जगह पर कई साल बाद गुजरेंगे, तो आपने डायरी में उस स्थान का, उस घटना का, उस प्रसंग का उल्लेख किया है, तो जब आप कई सालों बाद अपनी वो डायरी खोलेंगे और उनमें लिखी जो बात है, यानी कि जो प्रसंग है, जो आपने लिखा है, वो आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो घटना आपकी आंखों के सामने से पसार हो जाएगी। आपको धीरे 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 करके सारी बातें याद आने लगेगी। आपको लगेगा कि मानो जैसे वो दृश्य आपकी आंखों के सामने हो। डायरी लिखने का पहला फायदा तो ये है कि इंसान की स्मृतियां नई, जैसे जैसे दिमाग में नई स्मृतियां आती है वैसे वैसे पुरानी स्मृतियां जो है वह निकलती जाती है। तो उस स्मृति को फिर से याद करने के लिए जो ये डायरी है यह उपयोग में आती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सने सने बुराइयों से बचा जा सकता है। यानी कि डायरी में तथ्य यानी सच्चाई लिखी होती है। मान लो कि हमने पूरे दिन में क्या किया है वो हम लिखेंगे, ठीक है, फिर उसमें हमने कौन सी गलती की है वो भी हम लिखेंगे।
हमें पता चल जाएगा कि हमने ये गलती की है, अब दोबारा हमें ये गलती नहीं करनी है, ये हम अच्छी तरह से जान लेंगे और हम उस बुराई से बचेंगे, फिर से वो गलती नहीं करेंगे। और इसी कारण डायरी से कहते हैं कि ऐसी छोटी छोटी बुराइयों से हम बच सकते हैं। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। मान लो कि हमारे दादा परदादा जो भी हो वो डायरी लिखते हो, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसे डायरी लिखने का शौक है। मेरे दादा, मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कहती हूँ, मेरे दादाजी को डायरी लिखने का शौक है। वो अपने जीवन की हर एक घटना को डायरी में अंकित करते हैं। आज तो वो नहीं है, तो उसके जीवन में बनी घटनाएं, उसके जीवन में बनी घटनाएं मुझे कौन सुनाएगा, कौन बताएगा? उसे जानने के लिए मुझे मेरे दादा के पास जाना पड़ेगा, तो वो भी शक्य नहीं है। तो मेरे दादा को डायरी का शौक है, तो उसने वो डायरी लिखी है, तो मैं क्या, मेरे हाथ में वो डायरी आएगी और मैं वो डायरी का एक एक पन्ना पलट पलट कर पढ़ूंगी, और जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी मेरे दादा के जीवन की सारी घटनाएं जो है वो मुझे मालूम होगी। मान लो जैसे वो चित्र, वो घटनाएं मेरे आंखों के सामने होगी, मुझे पता चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि डायरी लिखना आवश्यक है। यानी आप लोग भी लिखो, मैं तो कहती हूँ मैं भी लिखूंगी, आप भी लिखो। डायरी जीवन में लिखना जरूरी है। हमें भी अपने बारे में पता चले कि हम कैसे हैं, डायरी से कैसे, डायरी के कारण किस बुराइयों से हम बच सकते हैं, हमारे अंदर जो खामियां हैं वो भी हमें पता चलेगी। यानी डायरी लिखना अच्छी बात है। यहाँ पर डायरी लेखन के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो हम पढ़ेंगे और उसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि कैसे डायरी लिखनी है। पहला वाला, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। 7 अगस्त 2010 जामनगर। आपको दिनांक लिखना है, कब समय लिखना है, कहाँ ये घटना घटी है वह लिखना है। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आया हूँ। दूसरा है, वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। ये जो अनुभव है हम सबके साथ, ये जो दोनों अनुभव हम सबके साथ बनते हैं। यानी हम सब पहली बार किसी विद्यालय में जाएंगे तो पहले तो ये सोचेंगे कि कैसी होगी ये विद्यालय, वहाँ के जो छात्र है वो क्या मुझे अपनाएंगे या फिर मैं उनके साथ सेट हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, उसे अपना सकता हूँ या नहीं, उसका अच्छा दोस्त बन सकता हूँ या नहीं। ऐसे ऐसे कई विचार आएंगे। फिर क्या होगा, हम वहाँ जाएंगे, अच्छा अनुभव होगा तो वो अच्छी बात है, इसलिए हम डायरी में नोट कर लेंगे कि आज ऐसा मेरे साथ हुआ, मैंने सोचा था क्या और हुआ क्या। फिर वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। तो हम सब जानते हैं हमारी एग्जाम शुरू होती है, परीक्षा शुरू होती है तो हमारे मन में अनेकों विचार आने लगते हैं, रात को नींद भी नहीं आती। और यही बात आपको लिखनी है। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है, रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही।
कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है, यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए, मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया यानी आशा बंधाई और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी, बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। यानी आपके मन में जो दुविधा है ये आपको अपनी डायरी में लिखनी है। हम सब जानते हैं कि परीक्षा के अगले दिन जब हमारी एग्जाम शुरू होती है उसके अगले दिन हम इतनी चिंतातुर रहते हैं, इतनी चिंता में रहते हैं कि पूछो ही मत। हमें लगेगा कि कैसा पेपर होगा, उसमें कैसे प्रश्न आएंगे, मैंने जो प्रश्न तैयार किए हैं वो पूछे जाएंगे या नहीं। ऐसी चिंता के कारण हमें नींद नहीं आएगी और यही बात हमें इस डायरी में अंकित करनी है। ठीक है, अब आशा करती हूँ कि आपको डायरी लिखना आ गया हो। आपको सबसे पहले तो ये जो डायरी लेखन की विशेषताएं हैं ये आपको याद कर लेनी है और बाद में डायरी लेखन आप करोगे तो अच्छे से डायरी लिख सकते हो। और होमवर्क में आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो ये इकाई है पूर्ण होता है पत्र एवं डायरी, और उसी के माध्यम से हमें यहाँ पर होमवर्क पत्र नंबर 6 और कोई एक डायरी आपको एक बार लिखनी है, पत्र भी एक बार लिखना है और डायरी भी एक बार लिखनी है। ठीक है, आप पहली डायरी लिखो या दूसरी डायरी लिखो, कोई भी एक डायरी आपको लिखनी है।